इससे पहले की वीडियो में हमने समझ लिया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल 22 भाग हैं। उनमें से जो पहला भाग था उसमें 1 to 4 आर्टिकल्स थे जिनको हमने फुल डिटेल में समझ लिया था। और उसके बाद हमने समझा था कि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो कैसे डिवाइड होकर के और पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग कंट्रीज़ बनी। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया था। और बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पार्ट 2 पे, जो हमें सिटीजनशिप्स के बारे में बताता है। देखिए, हर देश का अपना एक अलग सिटीजनशिप का रूल होता है। जैसे चाइना का कुछ और होगा और फ्रांस का कुछ और होगा, यूएसए का कुछ और होगा। यूएसए में तो स्टेट डिवीज़न है, वहाँ की नागरिकताएं स्टेट के हिसाब से बट जाती हैं। जैसे टेक्सास, जॉर्जिया है तो वहाँ की अलग अलग नागरिकताएं हैं अमेरिका की। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में है, वहाँ इंडिया क्योंकि एक यूनियन है, हमने पार्ट 1 में सारी चीज़ें समझ ली हैं कि फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कॉन्फेडरल क्या होता है, सारी चीज़ें समझ ली थी। तो जो हमारा इंडिया है वो ये एक यूनियन है और यहाँ की नागरिकता, कुछ नागरिकताएं, कुछ सिटीजनशिप्स उस हिसाब से बने थे कि जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो भारत में पहले से रह रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जैसे ये आसाराम बापू वगैरह, ये पाकिस्तान से आए थे। तो इनको, ये सारे जो लोग थे या ये सारे जो पीपल थे, इनको कैसे दिया जाए सिटीजनशिप, इन सारी चीज़ों की जो चर्चाएँ हैं वो पार्ट 2 में है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पार्ट 2 में बताई गई हैं। तो पार्ट 1 में हमने समझा था 1 to 4 आर्टिकल्स और पार्ट 2 में हम समझेंगे 5 to 11 आर्टिकल्स। तो अभी हमने पार्ट देखा कि पार्ट 1 में 1 से लेकर के और 4 तक के आर्टिकल थे। तो पार्ट 2 में 5 से लेकर के और 11 तक के आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल समझने से पहले हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं, सिटीजन क्या होते हैं या माइनॉरिटी क्या होते हैं। तो पर्सन या व्यक्ति वो होते हैं जैसे कोई विदेश का आदमी था। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या थे, अमेरिका से आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो वहाँ पे ताजमहल वगैरह, उनकी सारी संस्कृतियाँ दिखाई गई थी। तो जो ये व्यक्ति होते हैं कि कुछ लोग, जैसे हम पासपोर्ट या वीज़ा से जाते हैं अभी अमेरिका में रहने के लिए, बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, या हमारे देश के राजदूत IFS जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले जो अधिकारी होते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पे। तो वो उस देश के व्यक्ति कहलाएंगे, उस देश के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। सिटीजन, अब जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, नागरिक वो होता है जिसको उस देश की समस्त प्रीमियम लेवल की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मेरी एक वोटर ID होगी और अब मेरा आधार कार्ड होगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और राजनीतिक एक अधिकार होता है कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, राष्ट्रपति बन सकता हूँ। लेकिन कोई बाहर का, विदेश का आदमी आकर के और यहाँ पे अगर नागरिकता उसको नहीं मिली है, सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो वो इस देश में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और या कि वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन यहाँ का जो नागरिक होगा, भारत का जो नागरिक होगा, वो वोट वगैरह डाल सकता है। तो वो चीज़ सिटीजनशिप कहलाती है, जिसमें हमें नागरिक का बनने का, यानी हम भारत देश के नागरिक हैं, इस चीज़ का प्रमाण हमारे पास तभी होगा जब हमें सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसी की आज चर्चा हम करेंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में है और 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स हैं। कुछ खास नहीं है, आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अब माइनॉरिटी वो चीज़ होती है, अल्पसंख्यक वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी बड़े स्थल में गए जहाँ पे हैं टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, जैसे कि हम आगरा का ताजमहल देखने गए, लाल किला देखने गए, तो जैसे जैन धर्म वाले कुछ वहाँ पे घूमने जाएंगे तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। मुस्लिम और हिंदू भी कहीं दक्षिण भारत में जाएंगे तो हिंदू भी कहीं कहीं अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम बेसिकली समझेंगे कि जो ये सिटीजनशिप होती है वो किस तरीके से मिलती है, जो कि पार्ट 2 में डिस्कशन किया गया है। तो आइए पार्ट 2 में सिटीजनशिप को समझते हैं। तो जो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 है, 1 to 4 तो पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था। तो जो आर्टिकल 5 है उसमें कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका जन्म और उनके माता पिता वगैरह सब यहीं पे रह रहे थे, उनकी ज़मीन जो भी थी वो सब यहीं पे थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे आसाराम बापू वगैरह हो गए, तो ये वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। लेकिन जो लोग यहाँ पे भारत में पहले से रह रहे थे, उनका कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हम देश के नागरिक हैं। तो उनको किस बेसिस पे वो दिया, नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी गई थी, वो चीज़ लिखी गई है आर्टिकल 5 में। क्या है आर्टिकल 5 कहता है कि जो लोग स्वतंत्रता उस टाइम पे 1947 में, जैसे मेरे पिताजी या उनके पिताजी या उनके भी पिताजी, नहीं मेरे दादा के भी पिताजी जब वहाँ पे रह रहे, उस टाइम पे शायद 1947 में रह रहे होंगे जब भारत का डिवीज़न हुआ था और उस टाइम पाकिस्तान का और भारत का डिवीज़न हो रहा था। तो उस टाइम पे जब उनको नागरिकता मिली थी वो आर्टिकल 5 के थ्रू मिली थी।
तो जो आर्टिकल 5 है वो ये बोलता है कि अगर आप इंडियन हो उस टाइम पे जब उसका भारत का और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, तो अगर आप इंडियन हो तो आपका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। लेकिन जन्म का मतलब देखिए, जैसे कोई भारत का आदमी है, बहुत सारे इंजीनियर्स, या कि जैसे उस टाइम पे कनाडा में बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो वो तो यहाँ थे लेकिन उनके माता पिता तो यहाँ इंडिया में थे। तो ऐसा बोला गया कि भले ही वो विदेश में रह रहे हों, लेकिन अगर उनके माता पिता का जन्म भी या उनके दादा का भी जन्म, माता पिता या दादा का जन्म भी भारत में हुआ है, तो वो एलिजिबल हैं यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप्स को लेने के लिए। तो दूसरी बात ये कही गई है। और तीसरी बात ये कही गई है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 5 साल पहले या उससे भी पहले, 5-6 साल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 लिखा गया है, लेकिन उससे भी पहले अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप एलिजिबल हो इंडियन सिटीजनशिप्स के लिए। आइए अब आर्टिकल 6 समझते हैं। तो आर्टिकल 6 में ये लिखा गया है कि जैसे जो लोग भारत में थे उनके लिए तो ठीक है भैया कि तुम अब भारत के नागरिक हो, जन्म के आधार पर उनके माता पिता अगर यहाँ के हों, या कि 26 जुलाई संविधान लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले तुम रह रहे हो। लेकिन आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि उस टाइम पे जो लोग पाकिस्तान से भारत ऐसे जैसे ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो ये ऐसे एक पाँव से गए, एक पाँव से वापस आ गए, तो ये जो तरीका था ये तो गलत था ना। तो इसी को सुधारने के लिए 9 जुलाई 1948 को एक रूल लाया गया जिसे कहते हैं परमिट रूल। परमिट रूल के अंतर्गत हमें ये करना होता था कि जैसे हम पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो वहाँ के कोई ऑफिसर रहता होगा तो उससे लिखवाना पड़ता होता है कि हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ करके और भारत आ रहे हैं, या कि भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तो भारत के ऑफिसर से लिखवाना होता है कि हम यहाँ से इंडिया से और पाकिस्तान जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं परमिट रूल। तो परमिट रूल जब नहीं था तब तो लोग ऐसे ही आते जाते थे, लेकिन जब परमिट रूल लागू हो गया तो लोगों को वहाँ पे लिखवाना होता था। तो इसमें 2 बातें हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, मतलब कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, जैसे आसाराम बापू पाकिस्तान से आए थे तो उनको नागरिकता यानी सिटीजनशिप कैसे देंगे भाई, तो इसके लिए हमें आर्टिकल 6 के हिसाब से देना होता है। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि 9 जुलाई 1948 यानी कि जब परमिट रूल लागू हुआ था उससे पहले जो लोग यहाँ पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग परमिट रूल बनने के बाद आए हैं पाकिस्तान से भारत, उनके लिए क्या नियम होगा? तो उनके लिए ये नियम होगा कि जो 9 जुलाई 1948 यानी परमिट रूल परमिट के हिसाब से ही बनाया गया था कि जब परमिट रूल लागू हुआ था, तो उसके बाद आए हुए हैं तो उनको परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी वहाँ के ऑफिसर से लिखवा के बाकायदा आना होगा कि हम पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ था, जब इंडिया का और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो यहाँ से तो क्योंकि उससे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे 6-7 महीने पहले से ही सारी तैयारियाँ हो गई थी कि कैसे हम इंडिया का डिवीज़न करेंगे पाकिस्तान से। तो ये सारी तैयारियां हो गई थी, उनकी चर्चाएं चल रही थी, तो लोग अपने से ही जा रहे थे पाकिस्तान के, हमारे लिए ही बनाया गया है पाकिस्तान। तो वो तो चले गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान की असलियत मालूम चली, वहाँ पे अराजकता फैल गई और लोगों को मार पीट चालू कर दिया उन लोगों ने, तो वहाँ के लोग अब इंडिया आना चाहते थे, तो उनके लिए कोई रूल होना चाहिए ना। अब देखिए, जब कभी भी सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, उसको भटका कहते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया वालों ने एक रूल निकाल दिया आर्टिकल 6 के तहत। ये जो रूल्स बनाए गए थे वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाया गया था। ये कोई इसमें मेन वो कानून नहीं हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम के रूल। अब इसका पावर वो पार्लियामेंट को दे दिया गया है। तो ये था आर्टिकल 6 की परमिट रूल हम बनवा रहे हैं। तो परमिट रूल को फॉलो करेंगे, इसके बाद 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, तब हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर हम पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। अब आइए आर्टिकल 7 और 8 को समझते हैं। तो आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 6 में बोला गया है कि जो लोग पाकिस्तान के निवासी हैं वो अगर डायरेक्ट भारत पे आते हैं तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। लेकिन जो आर्टिकल 7 है वो ये कहता है कि जैसे भारत के कोई लोग हैं जो, या कि 1 मार्च 1947 को, यानी कि जो आज़ादी मिल रही थी, क्योंकि देखिए आज़ादी जब मिल रही थी, मैंने पहले आपको बताया कि उससे 6-7 महीने पहले भी विभाजन की चर्चाएँ चल रही थी या उसके बारे में चर्चाएँ चल रही थी। तो लोगों को लगा कि अब हम पाकिस्तान चलते हैं तो हमारे लिए एक अलग देश बनाया जा रहा है, तो वो पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान की अराजकता और मारपीट के बारे में जब लोगों ने जाना और समझा कि नहीं हमारे लिए भारत ही सही रहेगा, तो वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सुबह का जो भूला होता है वो शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं, भटका कहते हैं।
तो हमारे देश की ऐसी संस्कृति रही है, जब ये यूएनओ वगैरह यानी कि सुरक्षा परिषद वो नहीं थी, इससे पहले भी हमारे देश के शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्द यूज़ किए जाते थे। तो हमारे देश की ऐसी संस्कृति रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 7 में इन लोगों ने नियम बनाया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं और वहाँ से ये वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नियम होगा कि जैसे 1 मार्च 1947 को गए थे ये लोग, यानी स्वतंत्रता के जस्ट पहले, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 6 महीना वेट करना पड़ेगा और इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 7 था। अब आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया है कि जैसे हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी, जैसे कनाडा में उस आंदोलन चल रहा था, तो वो एक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ से जाते हैं नासा वगैरह में कंपनी में काम करने के लिए, और उनका कोई बच्चा है वो पैदा हो जाता है वहीं पे, लेकिन उनके माता पिता को नागरिकता मिली है इंडिया की, तो वो भी एक भारतीय नागरिक होगा, वो एलिजिबल होगा इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए। और ये 3 आर्टिकल्स और बचे हैं जिनको हम समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 9 में बोला गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाकायदे वीज़ा बनवा करके और अमेरिका में गया, और अमेरिका में मैंने वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लिया और मैं वहाँ का नागरिक हो गया, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया मैंने। तो इससे क्या होगा कि हमारा गृह मंत्रालय हमें देखता रहेगा, और जैसे वो हमें देखेगा कि वहाँ की नागरिकता वो ले लिया है, तो यहाँ की नागरिकता यानी भारत से हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है आर्टिकल 9 से कि हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी यदि हम विदेश में नागरिकता ले लेते हैं। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले लिया जाता है शादी करके, वहाँ की कुछ अलग विशेषताएं होंगी। तो आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता ख़त्म नहीं हो सकती है यदि कोई देश विरोधी कार्य ना किया जाए। यहाँ पे कोई होगा, तो नागरिकता ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं। जैसे हमारा इंडिया का और चाइना का युद्ध हो गया, और इंडिया और चाइना का युद्ध हो गया, और इसके बाद हम वहाँ पे चाइना को बोले कि चाइना की जय हो, चाइना की जय हो, तो इंडिया हमें निकाल नहीं देगा। तो इस तरीके काम करेंगे तो हमारी नागरिकता ख़त्म हो सकती है, यानी हमें सिटीजनशिप रद्द हो सकती है। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। देखिए संविधान में ये इसको बहुत ज़रूरी था लाना, क्योंकि देखिए जैसे अभी बीजेपी की पार्टी है, और बीजेपी के पार्टी में मोदी जी ने क्या कर दिया कि कांग्रेस के राहुल गांधी को बोल दिया कि इनकी सिटीजनशिप ख़त्म कर देंगे तो अकेले घोड़े की रेस होगी, तो वो जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने पहले से ये नियम बना दिया है कि हमें सिटीजनशिप तब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक हम कोई देश के विरुद्ध कार्य ना करें। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जो कानून होंगे, जैसे हमारे देश में नागरिकता से यानी सिटीजनशिप संबंधी जो भी कानून होंगे वो संसद बनाएगी। वो संविधान में लिख के ही गए थे कि वो संसद बनाएगी। संसद में भी गृह मंत्रालय इस पर विशिष्ट हो गया, होम मिनिस्ट्री इससे मेन होगा। तो आज के वीडियो में हमने समझ लिया पार्ट 2, और इसमें जो 5 से लेकर के और 11 तक के आर्टिकल्स थे सबको हमने समझ लिया। आज के वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम समझेंगे पार्ट 2 में ही कि जो अधिनियम बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, जैसे 1986 में मेन एक्ट किया गया था, और 1955 में एक पहला अधिनियम लाया गया था, फिर अभी ये 2021, 2005 में, 2003 में सुधार किए गए थे इन एक्टों पर। तो वो क्या अगली वाली वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।